Hello everyone, welcome to Geography Junoon. Here learning is not just a task, it's a passion. साथियों, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एनर्जी रिसोर्सेज पर डिस्कशन कर रहे थे और इस डिस्कशन में हमने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद हमने स्टार्ट किए थे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और इसमें हम प्रीवियस वीडियो में हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों पर डिस्कशन कर चुके हैं। सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका कोई भी फीडबैक है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, मैं आपके डाउट का जरूर रिप्लाई मेल आईडी पे करने वाला हूं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी और वीडियोज हमारे एनर्जी रिसोर्सेज पर भी आने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं विंड एनर्जी की, यानी जो ऊर्जा हमें पवन से मिलती है उसको हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ह्यूमंस के लिए इस विंड एनर्जी का क्या यूटिलाइजेशन है, साथ में वर्ल्ड में विंड एनर्जी को लेके क्या प्रोग्रेस हमें देखने को मिलती है, क्या सिनेरियो है और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी हम इसमें बात करने वाले हैं। तो आज हम विंड एनर्जी पर फोकस करते हुए और इसके एप्लीकेशंस को और इसके वर्ल्ड में होने वाले इनोवेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द लर्निंग। विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा से आप सभी लोग परिचित हैं। आपने ऐसी बड़ी बड़ी टरबाइंस कहीं ना कहीं देखी होगी और इन टरबाइंस को यूज लेकर के हम विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि सारा खेल जो है वो पवन ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का है। अब पवन ऊर्जा, पवन के अंदर ऐसी कौन सी ऊर्जा है जिसको हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे? तो जो आपकी विंड है इसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जनरेट कहां से होती है? कोई भी चीज जब गतिशील होती है तो उस गति से जो उसके अंदर एनर्जी जनरेट होती है वही क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², यानी ऑब्जेक्ट के मास और उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, जितनी ज्यादा स्पीड से कोई चीज चलेगी, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। और विंड भी फ्लो होती है, आपको पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड फ्लो होता है। तो इस फ्लो की वजह से उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है और इस काइनेटिक एनर्जी को यूज में लेके और हम ये टरबाइंस को घुमाते हैं और इस टरबाइन के घूमने से क्या होता है? टरबाइन के घूमने से वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर जो है वो यूज लेके उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका। तो जो आपकी विंड एनर्जी है वो एक सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है, जिसमें हम किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है और इसमें हम विंड टरबाइंस को यूज में लेते हैं और इनके थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं। अब यहां बात आ रही है टरबाइंस की। तो टरबाइंस अगर आप देखोगे तो टरबाइंस दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले टरबाइन हो और दूसरा वर्टिकल एक्सिस यानी क्षैतिज अक्ष वाले और ऊर्ध्वाधर अक्ष वाले। क्षैतिज कोई चीज कैसे होती है? क्षैतिज होती है जो धरातल के समानांतर हो, पैरेलल टू सरफेस, वो क्या है? क्षैतिज। वर्टिकल, वर्टिकल जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर आपकी ये सरफेस है तो इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर है दैट इज वर्टिकल और अगर इसके कोई पैरेलल है तो वो क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो दो तरीके की आपको यहां पर टरबाइन देखने को मिल सकती है। अब इसमें अगर टरबाइन देखो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है टरबाइन की। सबसे पहले ये देखो, टरबाइन के अंदर मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें 3-4 कंपोनेंट बड़े बड़े देंगे तो देखो ये ब्लेड होती हैं, इसके अंदर ये एक पूरा नेसेल होता है, हब होता है, एक पूरा इसके नीचे जो है टावर होता है जिसके ऊपर ये पूरी चीज टिकी हुई होती है। ठीक है, तो अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला जो है इसमें देखो कि ये एक्सिस क्या है? इसका हॉरिजॉन्टल है, यानी एक टावर है, इस टावर के ऊपर हॉरिजॉन्टली जो है ऐसे ये लगी हुई है। क्लियर है? तो इसका एक्सिस कैसा हो गया? हॉरिजॉन्टल। और ये मोस्ट कॉमन है, ज्यादातर आपने यही वाली देखी हुई होंगी और ये सबसे कॉमन है। और इसको ऑनशोर भी और ऑफशोर भी दोनों तरीके से यूज में ले सकते हैं, यानी कि लैंड एरिया में भी इसको लगा सकते हैं और बड़े बड़े पिलर्स के थ्रू इसको वाटर ओशियन के अंदर भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ओशन के अंदर भी विंड जो है वो बहुत तेजी से फ्लो होती है।
और यही सबसे बड़ा बेनिफिट है विंड एनर्जी का, क्योंकि विंड हर जगह चल रही है। तो आप वाटर में भी लगा लोगे इसको, ओशियन के अंदर लगा दिया आपने, वाटर बॉडीज में लगा दिया, या लैंड एरिया पे भी लगा सकते हो। तो ऑनशोर ऑफशोर दोनों लगा सकते हो आप इसको। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप है और इनकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, किसकी? आपकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। एक होता है वर्टिकल एक्सिस वाली टरबाइन। ये वर्टिकल एक्सिस टरबाइंस होती हैं जो अलग अलग शेप, अलग अलग साइज की होती हैं। जैसे एक टाइप होता है एच रोटर, ये देखिए इसमें 3 ऐसे रोटर लगे होते हैं, एच रोटर टाइप। एक होता है सेमोनियस, ये टाइप है। एक होता है डेरियस टाइप। ठीक है, ये आप इन चीजों से बहुत कम लोग परिचित होते हैं, वर्टिकल वाली से ज्यादातर जो है आपको देखने को नहीं मिलती हैं। इनमें से बहुत सी तो ऐसी टरबाइन है जिनको आप घर में भी लगा सकते हो। जैसे हम सोलर पावर प्लांट जो है वो घर में लगाते हैं, रूफटॉप पे सोलर प्लांट लगाते हैं, वैसे ही आप देखोगे कि ये भी कुछ ऐसे टरबाइंस हैं जहां पर जिन कंट्रीज में विंड जो है फ्लो ज्यादा होता है, उन कंट्रीज में घर के अंदर भी विंड एनर्जी के छोटे छोटे प्लांट लगा लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम रूफटॉप सोलर लगाते हैं वैसे रूफटॉप विंड एनर्जी के लगाते हैं, तो इसमें ये वर्टिकल वाले यूज में आते हैं ज्यादातर। ठीक है, अब इनका यूज ज्यादा कहां होता है वर्टिकल वालों का? वर्टिकल ऐसी जगह पे यूज में आते हैं जहां पर विंड की डायरेक्शन जो है वो बार बार बदलती रहती है। तो विंड किसी भी डायरेक्शन से चले, उस डायरेक्शन में ये फ्लो करने, ये रोटेट करने लगते हैं। तो जिन एरियाज में विंड की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है, तो उन एरियाज में वर्टिकल एक्सिस टरबाइन लगाए जाते हैं। और जिनमें ज्यादातर यूनिफॉर्म डायरेक्शन में चलती रहती है, ठीक है, उनमें कौन से लगाए जाते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस लगाए जाते हैं। क्लियर है? तो दो टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें आप अगर देखोगे विंड एनर्जी में, तो विंड एनर्जी में ऑप्टिमम, अगर हम विंड एनर्जी के लिए स्पीड की बात करें तो कितनी स्पीड किसी एरिया में विंड की वेलोसिटी होनी चाहिए कि जिसको यूज में लेके आप विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो 25 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 टू 80 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा इसको ऑनशोर ऑफशोर दोनों जगह यूज में ले सकते हो। और विंड एनर्जी जो है वो एक कंसिस्टेंट एनर्जी है। आप विंड जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकती, और बार बार विंड जो है उसको आप यूज में ले सकते हो। तो ये सस्टेनेबल भी है और कंसिस्टेंट है और एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये अलग बात है कि विंड की ये जो स्ट्रक्चर टरबाइन ये जो बनाई जाती है, इसके बनाने में आप पॉल्यूशन कर सकते हो कि भाई ये भी तो किसी ना किसी फैक्ट्री में बनती होंगी, कुछ ना कुछ आप प्लास्टिक मटेरियल यूज में ले रहे होंगे, कुछ मेटल यूज में ले रहे होंगे, तो इसमें आपको पॉल्यूशन हो सकता है। बट एक बार ये स्ट्रक्चर लगा दी तो उसके बाद जो है आप कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे हो। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? अब इसके आगे देखो, ये पूरा एक विंड टरबाइन का स्ट्रक्चर है, इसके ये कंपोनेंट्स हैं। अब इसके मेजर कंपोनेंट्स पे आप थोड़ी सी नजर डाल लो, जिससे आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या काम है। तो देखो, ये एक पूरी विंड जो है उसका एक पूरा प्लांट है जिसके अंदर ये पूरी टरबाइन का एरिया है। इसके सबसे आगे यहां पे एक पिच होती है। ठीक है, ये वाला पोर्शन पिच है। ये पिच क्या करता है कि जैसे जैसे विंड की डायरेक्शन थोड़ी शिफ्ट होती है, तो इस पूरे सेगमेंट को ही ये सेट करता है विंड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। जिधर विंड की डायरेक्शन होती है वैसे सेट करने का काम करता है पिच। तो ये इसको कंट्रोल करने का काम करता है। और इसकी जो ये आप देख रहे हो ये ब्लेड्स हैं, इन ब्लेड्स की डायरेक्शन को भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है पिच। इसके बाद आता है रोटर। ये पूरी स्ट्रक्चर है रोटर। इस रोटर के अंदर क्या होता है? इस रोटर में ब्लेड लगी हुई होती हैं। ठीक है, रोटर के अंदर क्या होती है? ब्लेड लगी हुई होती है, जो ब्लेड घूमती हैं। ये है इनकी ब्लेड्स, जो एक अलग ही डिजाइन जो है वो इस हिसाब से की जाती है। सिंपल ब्लेड नहीं होती, जैसे आपके घरों में फैन होते हैं वैसी इसकी डिजाइन नहीं होती है। इसकी डिजाइन अलग टाइप की होती है, ये एयर फॉइल डिजाइन होती है, जैसे एयरप्लेन के विंग्स होते हैं वैसे। तो इसका जो डायनेमिक्स है, एरोडायनेमिक्स टेक्निक है, वो अलग तरीके से काम करती है, जिसपे अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये ब्लेड होती हैं। इसके पीछे आप आओगे तो यहां पे एक हब लगा हुआ होता है, जिसमें ये लंबा पूरा एक क्या है? शाफ्ट है। ठीक है, और ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट जो है वो लो स्पीड वाला है, स्लो घूमता है। अब अगर मान लीजिए आपकी जो ये ब्लेड है, इसके घूमने की स्पीड आप देखोगे तो आपने देखा भी होगा टरबाइन घूमते हुए कि ये बहुत धीरे धीरे घूमती रहती हैं।
ठीक है, बहुत तेजी से नहीं घूमती है। तो आपको लगता होगा कि ये इतना धीमे घूम रही है, तो इससे कितनी ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, ज्यादा नहीं होगी। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये ब्लेड्स घूमती हैं, जब इनका रोटेशन होता है, तो इस शाफ्ट से लगा हुआ पीछे यहां एक गियर बॉक्स होता है, ये गियर बॉक्स भी घूमने लगता है। और इस गियर बॉक्स से जुड़ी हुई एक मैकेनिज्म होता है जिसमें छोटे छोटे गियर बॉक्स लगे हुए होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत तेजी से घूमते हैं। यानी इस गियर बॉक्स के साथ लगे हुए गियर बॉक्स का रेशो होता है 1:90। यानी एक चक्कर अगर ये गियर बॉक्स घूमेगा, यानी कि एक चक्कर अगर आपकी ये पूरी ब्लेड्स लगाएंगी, जो आपका रोटर घूमेगा, तो एक चक्कर लगाता है तो आपके जो छोटे गियर बॉक्स है वो 90 चक्कर लगाते हैं, 90 रेशो में चलते हैं। ऐसी मैकेनिज्म होती है। यानी बड़ा वाला जो आपका ये आपका देखोगे तो यहां जो गियर है ये छोटे गियर से कनेक्टेड है, और ये गियर जो है वो 90 के रेशो में ज्यादा घूमते हैं। ऐसी मैकेनिज्म होती है। तो इससे जुड़ी हुई यहां पे क्या होता है, यहां पे इससे जुड़ी हुई जो टरबाइन है, ये टरबाइन से यहां जुड़ा होता है जनरेटर। ठीक है, और ये जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी कौन सी है, जो एनर्जी आपकी ब्लेड से घूमने से जो गियर बॉक्स घूम रहा है, उस गियर बॉक्स के घूमने से जो स्पीड बनी 90 के रेशो में बनी, उसको मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। वो मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और फिर ये फर्दर जो है, ये जनरेटर से फिर आगे ट्रांसफार्मर में जाती है, और ट्रांसफार्मर में जाकर के वोल्टेज को हाई करके और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और ये जो पूरा सेगमेंट है, ये पूरा जो सेगमेंट है, इसको बोला जाता है नेसेल। नेसेल, ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है पीछे की, जिसके अंदर गियर बॉक्स होते हैं, जनरेटर होते हैं, मोटर होती है, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है नेसेल। क्या बोला जाता है, नेसेल बोला जाता है। और सॉरी, एस नहीं है इसमें ना, नेसेल बोला जाता है इसको। ठीक है, और इस नेसेल के अंदर सारी स्ट्रक्चर लगी हुई होती है। अब इसके पीछे यहां देखोगे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है एनीमोमीटर। ये एनीमोमीटर लगा होता है, ये जो देख रहे हैं आप, ये सेंस कर रहा होता है विंड की डायरेक्शन को। जैसे जैसे विंड की डायरेक्शन चेंज होती है, वैसे वैसे ये इनपुट देता है, जिससे ये पूरी स्ट्रक्चर जो है वो अपनी थोड़ी बहुत डायरेक्शन में चेंज कर लेते हैं। ये एक टावर है जिसके ऊपर ये पूरी स्ट्रक्चर लगी हुई है। ठीक है, इसके अलावा अंदर मोटर है, ब्रेक है, विंड वेन है, ये और स्ट्रक्चर्स इसके अंदर होती है। बट मोटा मोटा अगर आप बात करें तो इसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, एक तो है यहाँ पे रोटर, ये रोटर जो घूमने में हेल्प करता है, ब्लेड जो घूमती हैं, इसके पीछे लगा हुआ शाफ्ट और उसके साथ लगा हुआ बड़ा गियर बॉक्स, जो जब एक चक्कर लगाता है तो उसके साथ लगे हुए छोटे गियर 90 के रेशो में चक्कर लगाते हैं, 90 ज्यादा चक्कर लगाते हैं। और इससे जनरेटर जुड़ा होता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। एनीमोमीटर है जो विंड की डायरेक्शन को सेंस करके आगे पीछे करने का काम करता है, पूरे इसको घुमाने का काम करता है। ठीक है, और इससे अल्टीमेटली ये किस में जाएगी, ट्रांसफार्मर में जाती है, और उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है। समझ में आया, ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसकी विंड टरबाइन की। अब देखिए, जो विंड टरबाइन होते हैं, इस विंड टरबाइन की अगर आप सिर्फ बात करोगे ब्लेड की, तो एक चीज आप याद रखना कि विंड टरबाइन की जो ब्लेड है वो एयरप्लेन विंग्स की तरह काम करती है। इसे एयरफॉइल टेक्निक कहते हैं। कहीं भी आता है सवाल तो याद रखना कि जो आपकी विंड टरबाइन है, उनकी ब्लेड्स को इस तरीके से बनाया जाता है, और उसकी ये जो विंड है उसको इस तरीके से यूज लें कि इनका एरोडायनेमिक्स जो है, ठीक है, जो इनकी वायु से जो इनकी डायनेमिक्स है वो इस तरीके से हो कि जिससे ये इजीली घूम सके और टूटे भी ना। नहीं तो देखो, तेज विंड आ गई तो टूट जाएंगे, इतने भारी होते हैं, इतनी बड़ी होती हैं कि कई तो जो है, ये जो ब्लेड होती हैं ये 6-6, 7-7 मीटर तक और भी बड़ी बड़ी ब्लेड्स होती हैं। तो इन ब्लेड्स के टूटने का डर बहुत रहता है, तो इनको बनाया ऐसे जाता है। देखो, ये एक मान लीजिए ब्लेड है। एयरफॉइल टेक्निक को समझो क्या है, जैसे आपके एरोप्लेन्स के जो विंग्स होते हैं ना, उसी टेक्निक से इनको बनाया जाता है। अब इसमें देखो एक स्पेशल इसकी टेक्निक ये यूज में ली जाती है कि ये वाली जो अपर सरफेस है ये कर्व्ड सरफेस होती है। ऊपर की सरफेस के अंदर कर्व होता है, और नीचे की सरफेस जो होती है उसके अंदर क्या होता है, ये कंपैरेटिवली जो है वो फ्लैट सरफेस होती है। तो जब विंड इधर से आ रही है, ये विंड आ रही है,
तो विंड आती है तो ये विंड ऊपर से जब यहां से आप देखोगे ना, तो इस विंड के चल से जो, क्योंकि स्लोप है, ये ऐसे स्लोप है, तो इस स्लोप की वजह से विंड जो है वो फास्ट मूव करती है यहां से, ठीक है, तेजी से मूव करती है, और यहां पर स्लो मूव करती है। और जब तेजी से मूव करती है तो यहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, यहां लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और यहां पर क्रिएट हो जाता है हाई प्रेशर, ठीक है। ऊपर है लो प्रेशर, नीचे है हाई प्रेशर, तो इन दोनों से क्या डिफरेंस क्रिएट होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक ड्रैग उत्पन्न होता है, एक ड्रैग बनता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, और उससे ये क्या करती है, ये ब्लेड घूमने लगती है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक ड्रैग होता है, एक लिफ्ट क्रिएट हो जाता है, और ये घूमने लग जाती है। तो लो प्रेशर कहां पे है, लो प्रेशर ऊपर है, हाई प्रेशर कहां है, नीचे है, और इससे लिफ्ट डेवलप होता है, और ब्लेड स्पिन करने लगती है, और अल्टीमेटली इस ब्लेड के घूमने से पीछे गियर बॉक्स घूमता है, और उससे जुड़ा हुआ छोटा गियर बॉक्स और तेज घूमता है, और फिर क्या हो जाता है, उससे जनरेटर जो है उस मैकेनिकल एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस मैकेनिज्म के साथ ये काम करती है, मतलब इनको बहुत स्पेशली डिजाइन किया जाता है। देखो यहां आप देखो, ये रूट है, इस रूट को थोड़ा सा मोटा बनाया जाता है और स्ट्रांग बनाया जाता है, इसके आगे इसको और पतला कर दिया जाता है, टिप पर आते आते ये और पतले हो जाते हैं। यहां पे देखोगे आप तो इसको रोटेट ज्यादा किया हुआ है, यहां पे देखो ब्लेड को जो रूट है इस पे ज्यादा रोटेट है, धीरे धीरे इसका रोटेशन कम कर देते हैं, ये ऐसे घूमी हुई होती है, ऐसा रोटेशन होता है कि इसकी डिजाइन जो है वो बड़ी जबरदस्त होती है, जिससे वो एरोडायनेमिक्स का काम करे, इसको लिफ्ट मिल सके, ठीक है। ऐसे सिंपल नहीं है कि आपके फैन की जैसे बिल्कुल ब्लेड होती है वैसे ब्लेड बना दी और वो कर दिया, नहीं, इसकी टेक्निक अलग होती है। क्लियर है। तो देखो यहां पे देखो ये कर्व्ड है, ऊपर का जो है वो कर्व है, यहाँ पे एज जो है ये एज है, और ये इसकी जो है रूट है, यहाँ पे लीडिंग एज है, और ये बॉटम जो है वो कैसा है, फ्लैट है, देखो बॉटम कंप्लीटली फ्लैट है। तो इस वजह से इसको क्या मिलता है, इस वजह से इसको ड्रैग मिलता है, और इस ड्रैग की वजह से, इस लिफ्ट की वजह से ये घूमने लगती है। क्लियर है। तो आपकी नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए कि ब्लेड जो है वो किस टेक्निक पे काम कर रही है, एयरफॉइल या एरोडायनेमिक्स या बोलो एयरप्लेन विंग्स पे काम करती है, और इसीलिए इनकी डिजाइन जो है वो स्पेशली इनको डिजाइन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं ग्लोबल विंड एनर्जी के क्या सिनेरियो चल रहा है। तो देखिए पूरे दुनिया के अंदर विंड एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो वो है 1346 गीगावाट, ठीक है। ग्लोबली विंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी इज 1346 गीगावाट, 1346 गीगावाट की कैपेसिटी है पूरी दुनिया में। इट मींस कि जितने भी हमारे यहाँ विंड फार्म लग रहे हैं, उन विंड फार्म की 1 घंटे में मैक्सिमम विंड एनर्जी जनरेट करने की या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी क्या है, 1346 गीगावाट है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को मैं डिस्कशन प्रीवियस वीडियोस में भी डिटेल में बता चुका हूं कि क्या होती है। अब अगर बात करें ग्लोबल विंड एनर्जी जनरेशन की 2025 में, तो हमने विंड एनर्जी से 3000 टेरावाट आवर तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है 2025 के अंदर, ठीक है। और चाइना, यूरोप और यूएसए इसमें आगे हैं, समझे। चाइना वो तो हर चीज में ही आगे रहता है, यूरोपियन कंट्रीज भी इसमें आगे है, और यूएसए इसमें सबसे आगे है, ठीक है। 3 सेक्शन है, 3 एरियाज हैं जो सबसे ज्यादा डेवलप हैं, किस सेंस में, विंड एनर्जी के सेंस में। अब इसमें चाइना देखोगे तो दुनिया में नंबर 1 है, जो 441 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रखता है, और ऑलमोस्ट इतना ही इसके पास सोलर एनर्जी कैपेसिटी भी है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी में देख लो, विंड एनर्जी में देख लो, या आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में देख लो, तीनों में चाइना टॉप पे है, ठीक है। तो 441 गीगावाट की इसके पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इसके बाद नंबर आता है यूएसए का, फिर आता है जर्मनी का, यूएसए, जर्मनी, देन इंडिया, फिर आता है स्पेन, यूके, ब्राजील एंड फ्रांस। तो आप देखो यूरोपियन कंट्रीज कितने ज्यादा रिच है इस मामले में, ठीक है। अगर आप बात करोगे यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए की, तो इनके अंदर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, हालांकि इसमें इंडिया का भी नंबर है, ठीक है, 4th नंबर पे इंडिया है। तो चाइना, यूएसए, जर्मनी, देन इंडिया, इंडिया के बाद फिर आपके आ जाएगा स्पेन, यूके, ब्राजील और फिर फ्रांस। तो जो यूरोप के जो बड़े कंट्री हैं, चाहे जर्मनी हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, यूके हो, इनके अंदर विंड एनर्जी बहुत अच्छे से
बढ़ी हुई है, बहुत अच्छे से इन्होंने डेवलप किया है। क्लियर है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इंडिया के सेंस में अगर हम बात करें विंड एनर्जी की, तो इंडिया के पास पोटेंशियल बहुत है विंड एनर्जी का। भाई हमारे पास इतना बड़ा सरफेस एरिया है और हमारे इस पूरे लैंड एरिया से लगता हुआ जो हमारा ओशन वाला जो हमारा एरिया है, जो ईईजेड वाला एरिया है, उसके अंदर भी बहुत संभावनाएं हैं कि अगर हम ऑन ऑफ शोर के साथ साथ ऑन शोर दोनों तरीके से यूज में लें तो आपके पास बहुत संभावना है कि आप विंड एनर्जी को जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो इंडिया हैज पोटेंशियल ऑफ 1859 गीगावाट विंड एनर्जी जनरेशन। मतलब पूरे अगर आप लैंड एरिया और ओशन का जो हमारा एरिया है उसको देखोगे आप, तो उसमें आपके पास 1859 गीगावाट विंड एनर्जी जनरेट करने की आपके पास पोटेंशियल है। इतनी विंड की स्पीड हमारे पास, ऐसी ऑप्टिमम लोकेशंस हमारे पास हैं। ठीक है, और इसमें हमने मई 2026 तक जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी रही है वो है 56,807 मेगावाट, जो 19.48% है आपकी टोटल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है आपकी, उसका टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 19.48% हमारा कहां से आ रहा है? विंड एनर्जी से। किसकी? जो आपके नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है उसकी। ठीक है, मतलब आप पेट्रोलियम और कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो उसको एक तरफ रख दो, उसके बाद आप न्यूक्लियर एनर्जी और जो भी आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज है सबसे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो उसको बोला जाता है नॉन फॉसिल फ्यूल। और ये आपकी कितनी है टोटल? अगर आप बात करोगे ना नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके पास है 291 गीगावाट की कैपेसिटी। उसका जो है आपको 19.48% किससे मिल रहा है? विंड एनर्जी से देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसमें गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्रा, मध्य प्रदेश, ये लीडिंग कंट्री है, लीडिंग स्टेट्स हैं जिनके अंदर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है गुजरात में, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब में है। ठीक है, अब जो हमने अभी तक अचीव किया है वो है 56 गीगावाट। मतलब मोटा मोटा आप ये कह दो कि 56.8 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है हमारे पास। मैक्सिमम अगर हम काम करें तो हमारे जो विंड एनर्जी के जो फार्म है ये सब मिला करके एक घंटे में इतनी गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब हमने जो टारगेट ले रखा है 2030 तक वो लिया है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी। मतलब पेट्रोलियम कोयले को हटा दें तो हम जितनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं उसकी हमारी कैपेसिटी का हमने टारगेट लिया कि हम 500 गीगावाट तक पहुंचेंगे 2030 तक, 2030 तक। और इसमें 140 गीगावाट कहां से निकलेगी? वो निकलेगी हमारी विंड एनर्जी से। 160 का टारगेट हमने लिया है सोलर एनर्जी से और 140 का टारगेट लिया है विंड एनर्जी से। यानी कि 140 गीगावाट की हमारी कैपेसिटी किससे होनी चाहिए? विंड एनर्जी से। और इसमें हम पहुंचे हैं अभी 56 गीगावाट तक। यानी कि विंड एनर्जी के सेक्टर में अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। सोलर एनर्जी में हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और सोलर एनर्जी में हम 156 के आसपास पहुंच चुके हैं, 154 के आसपास पहुंच चुके हैं। ठीक है, 154 गीगावाट कर चुके हैं और टारगेट हमारा 160 का है, तो हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं सोलर एनर्जी में। तो बट विंड एनर्जी में अभी इंडिया को बहुत काम करना है क्योंकि अभी हमारा टारगेट है 140 गीगावाट का, बट हम अचीव कर पाए हैं ऑलमोस्ट 56 गीगावाट के आसपास। क्लियर है। अब अगर आप विंड फार्म की बात करोगे तो पूरी दुनिया के अगर विंड के सेंस में बात करें, पहले आप ये देख लो, ये मैं पहले भी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर लेटेस्ट डेटा देखें 31 में 2026 का, तो आपकी जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ठीक है, जो आपकी नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है? सोलर एनर्जी दे रहा है। इसके बाद विंड एनर्जी है, फिर आपको यहां पे देखो हाइड्रो भी मिलेगी 19.60, ये विंड एनर्जी है। ये आपको मिलेगी न्यूक्लियर एनर्जी, ये है बायोमास एनर्जी। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जनरेशन आपकी कैपेसिटी क्या है? 291,525.08 मेगावाट, यानी कि अराउंड 291 गीगावाट की आपके पास कैपेसिटी है। कितनी कैपेसिटी है? 291 गीगावाट की आपके पास कैपेसिटी है। इसमें
सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी के बाद यहाँ पे आपकी हाइड्रो, फिर विंड, इसके बाद आपकी आ जाएगी बायोमास से, और फिर आ जाएगी न्यूक्लियर एनर्जी। ये आप देख सकते हो कितना कितना आप जनरेट कर रहे हो। क्लियर है? तो नॉन फॉसिल का टारगेट हमारा 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का है 2030 तक, और प्रेजेंट में हम सबसे ज्यादा इसमें किसको ले रहे हैं? मोर देन 50% सोलर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन हो रहा है आज की डेट में। जैसे मैंने बताया, हमारे नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की कैपेसिटी आज की डेट में 291 गीगावाट है, और अराउंड 154 गीगावाट हम किससे ले रहे हैं? सोलर से, जो कि कितना है? 53.87% है। क्लियर है? अब बड़े बड़े यहाँ पे विंड फार्म लगे हुए हैं पूरी दुनिया में। जस्ट फॉर ए क्यूरोसिटी, ऐसे डायरेक्ट तो कहीं कोई क्वेश्चन आता नहीं है, देख लो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, कितने बड़े बड़े दुनिया में लगे हुए हैं। देखो चाइना के अंदर है गांसू विंड फार्म, तो गांसू विंड फार्म जो है वो 7000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी रखता है। इसी तरह चाइना में ही है जुक्वांग, ये 6000 मेगावाट रखता है। एक है कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर एल्टा विंड एनर्जी फार्म, कैलिफोर्निया के अंदर है, ये 1550 मेगावाट की कैपेसिटी रखता है। फिर है मुप्पंडल, यह इंडिया का आ गया, तमिलनाडु में, इंडिया का सबसे बड़ा है मुप्पंडल विंड फार्म, जिसकी कैपेसिटी आप देखोगे तो 1500 मेगावाट है। अब कंपेयर कर लो, चाइना का सबसे बड़ा 7000 मेगावाट कैपेसिटी का, इंडिया का 1500 मेगावाट कैपेसिटी का। अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। इसके बाद जैसलमेर में हमारा एक विंड फार्म लगा हुआ है 1064 मेगावाट का, ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विंड एनर्जी कैपेसिटी वाला फार्म है, जैसलमेर विंड फार्म। ठीक है, ये बड़ी बड़ी टर्बाइन से लगी हुई है। इंडिया के सेंस में बात करोगे तो इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा है? मुप्पंडाल तमिलनाडु में 1500 मेगावाट। इसके बाद अभी जो हमने जैसलमेर विंड फार्म देखा 1064 मेगावाट का। इसके बाद आता है कच्छ गुजरात के अंदर फार्म लगा हुआ है 1040 का, इतना बड़ा फार्म लगा हुआ है ये। इसके बाद आप देखोगे धुले विंड फार्म है महाराष्ट्र का 995 मेगावाट, और इसके बाद राजस्थान का ही विंड पार्क लगा हुआ है राजस्थान में, ये आई थिंक बीकानेर के अंदर ही है, 972 मेगावाट का, 972 मेगावाट का। तो ये इंडिया के बड़े विंड फार्म है। ठीक है, सबसे बड़ा मुप्पंडल है। इसके बाद आपका जो है वो जैसलमेर विंड फार्म आ जाएगा 1064 मेगावाट का। ठीक है, कच्छ में है, इसके बाद धुले आ जाएगा आपका महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान विंड फार्म आ जाएगा 972 मेगावाट का। ये आपके पास लार्जेस्ट विंड फार्म है इंडिया के, और ये पूरे वर्ल्ड के हैं, जिसमें इंडिया का मुप्पंडल 4th नंबर पे आता है। ठीक है, 5वें नंबर पे जैसलमेर विंड फार्म है। चाइना जो है वो टॉप पे है 7000 मेगावाट के बाद, जिसमें गांसू विंड फार्म सबसे टॉप पे है। ठीक है, ये पूरा सिनेरियो था वर्ल्ड का और इंडिया का, और इसमें हमने मेजर जो पोर्शन आपको समझना है वो ये कि आपको जो विंड एनर्जी जनरेट हो रही है उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, किस तरीके से कौन कौन से कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, और इसकी जो ब्लेड है, इस ब्लेड की टेक्निक क्या है, क्यों स्पेशली डिजाइन की जाती है। क्योंकि देखिए विंड एनर्जी जो है वो इतनी ज्यादा है, विंड की स्पीड इतनी फ्लक्चुएट कर सकती है कि अगर ये ज्यादा तेजी से घूम गए और आपके पास ब्लेड जो है वो उस विंड एनर्जी के अकॉर्डिंग शेप और स्ट्रक्चर में नहीं है, तो ये कभी भी टूट सकती है और बड़ा खतरा हो सकता है, और पूरा का पूरा आपका टरबाइन नीचे गिर सकती है। ठीक है, तो इस वजह से इनकी टेक्निक बहुत अलग होती है। इसके बाद वर्ल्ड और इंडिया के सेंस में हमने बात कर ली, हमारे आगे के फ्यूचर टारगेट्स, आज के अचीवमेंट, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। और ये सब कुछ जो है वो आप विंड एनर्जी से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसके बारे में था। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू सून। थैंक यू सो मच।